हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी एग्जांपल नंबर 5.7 जिसमें वो कहता है कि फाइंड वी नॉट वोल्टेज बाय यूजिंग बोथ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम, यानी कि हमने इसके ऊपर नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन्स दोनों के थ्रू इसको वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करके देने हैं। ठीक है जी। तो ये एग्जांपल मैंने पहले भी की हुई थी, लेकिन उसमें एक मेथड से की थी, दैट्स व्हाई मैंने सोचा आपके लिए एक दफ़ा फिर से वीडियो बना दें, तो रीन्यू कर रहे हैं। चलो बच्चों, कोई मसला नहीं है। देखो बच्चों, थेवेनिन्स थ्योरम का कहना था, जो मैंने थेवेनिन्स थ्योरम है ना वो एग्जांपल 5.5 में एक्सप्लेन कर दिया है, दोनों को एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ से जाके समझ लीजिएगा, यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। थेवेनिन्स थ्योरम का कहना था कि अगर आप कोई भी आपका सर्किट है, तो ये एक दर्जी टाइप सा इंजीनियर था, इसने कहा था कि कहीं से भी कट लगा के आप वहाँ तक के वोल्टेज और रेजिस्टेंस को मालूम करके आगे वाले सर्किट को बाद में उससे अटैच करके फाइंड आउट कर सकते हो अपनी आउटपुट, ये उसका कहना था। तो यहाँ पे देखो, मुझे कट लगाने के लिए ये प्लेस ठीक लग रही है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कट लगा देता हूँ, यानी कि यहाँ से मैंने सर्किट को कट कर दिया, ब्रेक कर दिया, थेवेनिन्स से पहले मैं करने लगा हूँ। बाकी का ये आगे वाला सर्किट अभी मैंने साइड पे कर दिया, ये इतना सर्किट मेरे पास आ गया। तो थेवेनिन्स कहता था जब आप सर्किट को कट लगा लेते हो तो फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे कट लगाया वहाँ पे ओपन पोल यानी कि ओपन सर्किट से रिप्लेस करके वहाँ पे आपने वीओसी के नाम से एक वोल्टेज मेंशन कर देना। ठीक है, ये कहना था अपने थेवेनिन्स का। ये देखें बच्चों, ये आगे 2 मिली एम्पेयर, ठीक है, और यहाँ से हमने आगे कट लिया हुआ है, तो लिहाजा ये ऐसे ओपन आ जाएगा। थेवेनिन्स रेजिस्टेंस दोनों के लिए सेम होगी, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे, वो बाद में करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी। ये आगे वीओसी वोल्टेज, क्योंकि अभी कुछ बच्चे न्यू भी होते हैं तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ अभी बात को बाद में आगे बढ़ाया जाए। ये आ गया 4 किलो ओम का रजिस्टर, ये आ गया 2 किलो ओम का रजिस्टर। तो देखो बच्चों, मुझे चाहिए वीओसी वोल्टेज। वीओसी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे वीओसी वोल्टेज के सामने ये दो रजिस्टर ही हैं, तो मुझे इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो वोल्टेज मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं केवीएल की मदद से इनके अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रही है वो फाइंड आउट कर लेता हूँ, क्योंकि इन रजिस्टर में से कोई करंट फ्लो करती है ना, तब इसमें वोल्टेज पैदा होता है। तो देखो, यहाँ पे मैं दो करंट्स ले लेता हूँ, इस लूप में मैं I1 के नाम से एक करंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये I1 आ गई हमारी, और इस लूप में आप करंट ले लो I2 के नाम से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लेते हैं। अब देखो बच्चों, I2 की वैल्यू मुझे पहले ही पता है, क्योंकि इसमें एक करंट सोर्स लगा हुआ है जो एक साइड पे है, मतलब कि दो लूप्स के सेंटर में नहीं लगा हुआ। तो I2 की वैल्यू मुझे पहले ही पता चल गई, क्योंकि देखो इन दोनों की डायरेक्शन ऐसे सेम है, I2 भी ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, 2 मिली भी ऐसे ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, दैट्स व्हाई I2 एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, I2 इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। ठीक है, मुझे I2 की वैल्यू मिल गई, तो मैं 2 किलो ओम के क्रॉस इसके वोल्टेज कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो इतना याद रखना, ये जो करंट होती है ना, करंट है ये जिस तरफ से एंटर कर रही होती है उस तरफ पॉजिटिव पोल होता है हमेशा रेजिस्टर के क्रॉस। तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ से एंटर कर रही है 2 किलो ओम में, तो लिहाजा इसका पॉजिटिव पोल ऊपर आएगा और नेगेटिव पोल ऐसे नीचे आएगा, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होंगे। तो लिहाजा ये आगे V2 किलो। ठीक है बच्चों, मैंने ये इसके नाम से मेंशन कर दिया। V2 के हम फाइंड आउट कर देते हैं, यहाँ पे V2 के इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, वो ओहम्स लॉ वाला फार्मूला लगेगा। देखें, 2 के प्लस 2 के मल्टीप्लाई बाय I2 हो जाएगा, 2 के I2 यानी कि करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो I2 की कितनी वैल्यू है, 2 मिली, तो 2 के इंटू 2 मिली, तो ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 4 वोल्ट। ठीक है, अब मुझे V2 के तो पता चल गया, मुझे V4 के भी फाइंड आउट करना है। अब देखें, इसमें भी जो करंट है इसके ऊपर वाले पोल से एंटर कर रही है, यानी कि यहाँ से एंटर कर रही है, लिहाजा इसके क्रॉस भी जो वोल्टेज होंगे वो इसी तरह से होंगे, ऊपर पॉजिटिव पोल नीचे नेगेटिव पोल, V4 के। इस तरह से हम ये साइन लगाते हैं हमेशा बच्चों, ये चीज़ याद रखना। अब देखो, मुझे I1 को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे KVL लगाना ही पड़ेगा। तो KVL का मतलब होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आपने लिखना अप्लाई KVL एट लूप 1, तो ये आपका लूप 1 है, इसके ऊपर KVL लगाएंगे तो आपने हर एक रेजिस्टर के क्रॉस उसके वोल्टेज लिखने हैं, यानी कि हर एक चीज़ के उसके वोल्टेज लिखने हैं। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। पहले 2 किलो ओम का रेजिस्टर आता है, तो देखो बच्चों, इसमें उस वक्त 2 किलो ओम, जब आपको इसके वोल्टेज नहीं ना पता तो आपने पता क्या करना है, इसके ऊपर वही ओहम्स लॉ लगाना है। तो देखो, इसमें जब दो करंट्स गुजरती हैं तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, एक I1 करंट जो इस तरफ जा रही है और एक I2 करंट जो इस तरफ जा रही है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। I1 इस तरफ जा रही है यानी कि लेफ्ट साइड पे, और I2 जा रही है राइट साइड पे। तो लिहाजा इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक करंट पॉजिटिव में लिखी जाएगी, एक करंट नेगेटिव में, क्योंकि ये न्यूटन के थर्ड लॉ वाली बात है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो लिहाजा बच्चों, हम यहाँ पे लूप 1 की करंट को ही पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि लूप 1 के ऊपर अभी KVL लग रहा है, दैट्स व्हाई लूप 1 की करंट पॉजिटिव रखी जाएगी। तो आ गया I1 माइनस I2। ठीक है, उसके बाद आ जाती है, देखो 2 किलो ओम से हमने चलना स्टार्ट किया हुआ, फिर हम आगे बढ़ते हैं तो इसका नेगेटिव पोल आ जाता है, तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर कर रही है, लिहाजा -6 आ गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट जाके 4 किलो ओम रेजिस्टर में से गुजरती है, इसमें से सिर्फ I1 गुजर रही है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आ गया +4 के I1। ठीक है,
4k I1 क्यों आया, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, तो ये आ गया वोल्टेज का फार्मूला इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब देखो बच्चों आपको I2 की वैल्यू ऑलरेडी पता है, तो देखो 2k I1 प्लस 4k I1 कितना हो जाएगा, 6k I1 और माइनस 2k I2 आ जाएगा, माइनस 2k I2 की मैं वैल्यू ही पुट कर देता हूँ जो कि 2 मिली है, तो ये आ गया इसके अंदर, ठीक हो गया। उसके बाद देखो बच्चों ये जो -6 है ये दूसरी जानिब जाके +6 हो गया, ठीक है, समझ आ रही है ना मेरी बात की। उसके बाद यहाँ पे रह गया 6k I1 और ये क्या बन रहा था, ये आ रहा था -4 दूसरी जानिब जाके +4 हुआ, 6 + 4 कितना होता है 10, तो ये आ गया 10, ठीक है, मतलब कि ये -4 उधर जाके +4 हो गया, 10 आ गया। तो I1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10/6k, के ऊपर जाके मिली बन जाएगा, ठीक है। अब आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो V4 के वोल्टेज, तो देखो V4 के वोल्टेज क्या होंगे, देखो V4 के इज इक्वल टू, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाय करंट, 4k I1 ही आ जाएगा इसका फार्मूला I1, ठीक है, इज इक्वल टू 4k इंटू I1 की वैल्यू जो कि 10/6 है। ये अब I1 क्यों प्लस में लिख रहे हैं, क्योंकि हमने पॉजिटिव पोल इसका ऊपर रखा हुआ है, करंट इसके पॉजिटिव पोल में ही एंटर हुई है, इसी वजह से मैं कहता हूँ इस तरह से पोल लगाना है, जिस तरफ से करंट एंटर करी उस तरफ पॉजिटिव पोल रखना है हमेशा। तो 10/6 मिली, ठीक हो गया। तो देखो 2 3/6, 2 2/4, तो 20/3 आ गया, 20/3 वोल्ट, मिली और किलो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब देखो बच्चों VOC कैलकुलेट होने लगे, आपने क्या करना है, VOC कैलकुलेट करने के लिए पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होते हैं, तो इसके पैरेलल में ये दो रेजिस्टर ही नजर आ रहे हैं आमने सामने, ठीक है, क्योंकि देखो इसका अपर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है रेजिस्टर्स के साथ और लोअर टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है, दैट्स वाई इसके पैरेलल में ही वोल्टेज है। अगर हमने क्या करना है, इसके पॉजिटिव पोल में से ऐसे फ्लो करना स्टार्ट करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आना है, तो देखो मैंने क्या किया, VOC इज इक्वल टू, मैं VOC के पॉजिटिव पोल की तरफ से आ रहा हूँ, यानी कि ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा, इस तरह से इसके पॉजिटिव पोल है, मैं जब ऊपर से नीचे आना स्टार्ट किया तो इसका पहले मुझे पॉजिटिव पोल टकराया V4 के का, तो लिहाजा V4 के प्लस में लिखे गए, मजीद नीचे आया तो फिर इसका भी पॉजिटिव पोल देखने को मिला जो दूसरा रजिस्टर था, तो लिहाजा ये भी प्लस में ही लिखा गया V2 के। अगर नेगेटिव पोल देखने को मिलता तो मैं -V2 के कर देता, ठीक है बच्चों, और ये काम हो गया। VOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो V4 की कितनी वैल्यू है 4, सॉरी ये V2 की थी, चलो कोई नहीं, जमा ही हो रही है ना, तो इसकी कितनी है 20/3, तो ये 3 4 बार 12 12 जमा ये 32/3 आ जाएंगे वोल्टेज, ठीक है बच्चों, 32/3 वोल्ट। अब मुझे देखो VOC की वैल्यू तो पता चल गई है, अब मैं R थेवेनिन्स भी निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि R थेवेनिन्स बच्चों, R थेवेनिन्स की आपको पता ज़रूरत होती है, ये थ्योरम्स के अंदर कहा गया है कि आपने जितना सर्किट कट किया होता है उसकी आपने इक्वल रेजिस्टेंस निकाल लेनी है, तो वो मैं कैसे निकालूंगा आपको पता है, जहाँ पे VOC अटैच की थी वहाँ पे हम अटैच कर देंगे अब R थेवेनिन्स ऐसे ओपन पोल छोड़ के। और एक और बात ज़रा गौर करना, आपने क्या करना, अब करंट जो करंट सोर्सेज हैं उनको सारे सोर्सेज को ऑफ कर देना। करंट सोर्सेज जब ऑफ होते हैं तो वो एज अ ओपन सर्किट के तौर पे वर्क करते हैं, ऐसे हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाते हैं, इनमें कभी करंट फ्लो ही नहीं करता, डेट्स में उनको ड्रा करने या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट वायर से रिप्लेस किए जाते हैं। ये देखो ये आ गया 4 किलो ओम वाला, ठीक है, ये वाला रजिस्टर, और उसके बाद ये जो आगे 6 वोल्ट वाला लगा था वो शॉर्ट वायर से रिप्लेस हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये 2 किलो ओम का बीच में लगा हुआ है तो ये ऐसे आ गया। उसके बाद आगे आपको बताया ये ऐसे ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, ये जो करंट सोर्स यहाँ पे लगा हुआ है, और ये आपका आ गया 2 किलो ओम का रजिस्टर। और यहाँ पे मैंने आपको बताया जहाँ पे आपकी वो मेंशन थी VOC, वहाँ पे आ जाएगी R थेवेनिन्स, ये आपका आ गया 2 किलो ओम। अब बच्चों हमने ये कैलकुलेट करनी है टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे सर्किट की, ठीक है। तो देखो इन दोनों रेजिस्टर के दरमियान अब एक टर्मिनल यहाँ पे कॉमन हो रहा है और दूसरा टर्मिनल इन दोनों का यहाँ पे ऐसे आके, मतलब कि एक बात ऐसे ही है, यानी कि ये जो वायर है देखें डायरेक्ट यहाँ पे आके कॉमन होती है, यहाँ पे मतलब दोनों के अपर और लोअर टर्मिनल दोनों कॉमन है, दैट्स वाई ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल में है, क्योंकि जब दो रेजिस्टर के दरमियान अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो तो वो पैरेलल में होता है। तो 4K और 2K आपस में पैरेलल में लगा हुआ है क्योंकि इन दोनों का टर्मिनल कॉमन है, दैट्स वाई इनकी रेजिस्टेंस R1 के नाम से निकाल लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है, ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है, नीचे सम हो जाता है, तो ये आ जाएगा देखो 8/6 किलो ओम। तो 8/6 मतलब कि 4/3, 2 4 बार 8, 2 3 बार 6, 4/3 किलो ओम आ गया। अब जो न्यू सर्किट बनेगा, अब हमने क्या किया, इतना कट करके इसको सॉल्व किया कि कितनी रेजिस्टेंस आती है, वो यहीं पे अटैच होगी जो न्यू रेजिस्टेंस आई है। तो ये जो सर्किट आया होगा ना बच्चों, ये इतना सा रह गया होगा, देखो ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ आपके लिए,
ऐसे वो रजिस्टर लगा दिया हमने, जो हमने मतलब कि सॉल्व किया इन दोनों को। हमने देखा कि दो रजिस्टर की बजाय अगर एक रजिस्टर लगा दे तो वही असर हमें मिल जाएगा जो इन दोनों के लगाने से मिल रहा है। लिहाजा यहाँ पे आ गया 4/3 किलो हम वो वाला रजिस्टर, ठीक है। उसके बाद ये नीचे लगा हुआ था 2 किलो हम का, और आगे इस तरह से आर थेवेनिन्स मेंशन थी। ठीक हो गया, ये 2 किलो हम। अब देखो बच्चों इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इन दोनों के दरमियान सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन है, दूसरा दोनों का ओपन है। तो जब ऐसा हो तो रजिस्टर सीरीज में होता है, जब सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो। तो आर थेवेनिन्स सीरीज में क्या होता है, फिर रेजिस्टेंसेस को जमा कर दिया जाता है। तो लिहाजा क्या होगा, 2k + 4/3k, इन दोनों को जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10/3 किलो ओहम। ठीक है जी, ये आ गई आपके पास रेजिस्टेंस। अब हम इसका सर्किट बनाएंगे। मेरे ख्याल में इस पेज पे सिर्फ थेवेनिन्स ही हल होगा। नॉर्टन्स हमें नेक्स्ट पेज पे कहीं पे करना पड़ेगा, वो मैं आपके लिए चले कर ले लूँगा एक न्यू पेज। तो देखो मैं नॉर्टन्स तो नहीं कर रहा अभी। नॉर्टन्स में भी बच्चों आर थेवेनिन्स इतनी ही आएगी, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा क्यों इतनी आएगी, वो बाद में बताऊंगा। देखो अब आपके पास जो VOC आई हुई है ना, उसके साथ आपने आर थेवेनिन्स को ऐसे सीरीज में लगा देना है। एक चीज़ याद रखना, हमेशा ऐसे ही होता है। VOC कितनी आई है, 32/3 वोल्ट। उसके साथ आपने जो आर थेवेनिन्स आई होती है उसको सीरीज में लगाना होता है। ये नॉट थेवेनिन्स का थ्योरम है, थेवेनिन्स ये कहता है, ठीक है। थेवेनिन्स का कहना है, ये मेरा, मैं खुद से नहीं कह रहा। 10/3 किलो हम, ठीक है। ये आर थेवेनिन्स की वैल्यू थी जो मैंने इसके साथ सीरीज में लगा दी, क्योंकि इन दोनों के दरमियान देखो सिर्फ एक टर्मिनल कॉमन हो रहा है। बाकी जो सर्किट आपने मतलब कि जो सर्किट आपने कट किया था ना, बाकी जो हिस्सा रह गया था उसको आगे यहाँ पे लाके आगे अटैच कर देना। तो देखें 6 किलो ओम का रजिस्टर ही रह गया था कट, जो हमने किया हुआ था उसको यहाँ पे लाके अटैच कर देंगे। ये आगे अटैच हो गया 6 किलो ओम, और इसके क्रॉस V0 वोल्टेज है जो हमने मेनली फाइंड आउट करने हैं। तो अब देखें ये सर्किट कितना मतलब कि आसान हो गया। यही थेवेनिन्स का तरीका था, यही उसकी एक ट्रिक थी जिसके थ्रू उसने कहा कि हम बड़े से बड़े मुश्किल सर्किट को भी इजी बना सकते हैं। ये तो बच्चों आपको छोटी छोटी मिसालें दी जा रही हैं, इससे भी बड़े बड़े सर्किट आपको इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। जब आप इंजीनियर बन के जाओगे तो आपको एनालिसिस करना पड़ता है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो देखो V0 मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। V0 इज इक्वल टू वोल्टेज डिवीजन रूल लगा लेते हैं, क्योंकि इसमें देखो सारा सर्किट सीरीज में है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल ही लगा लें तो हमें 6 किलो ओम के क्रॉस वोल्टेज पता चल जाएंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल कहता है जिस रेजिस्टर के क्रॉस आप वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहते हो उसकी रेजिस्टेंस ऊपर रखो, बटे में रखो टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि उसकी अपनी रेजिस्टेंस प्लस जो दूसरे रेजिस्टर्स यहाँ पे मौजूद है 10/3 के ही सिर्फ मौजूद है, मल्टीप्लाई करवा दो सप्लाइड वोल्टेज के साथ। सप्लाइड वोल्टेज कितना है, 32/3, ठीक है जी। तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ बच्चों, कैलकुलेटर के थ्रू कितने आते हैं V0, तो मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा। तो बच्चों ये वोल्टेज आ गया 48/7 वोल्ट, ठीक है जी। तो आप क्या इशारिया में भी इसको लिख सकते हो। अब ये आपको इतना याद रखना है कि आर थेवेनिन्स आपके लिए ना मैं दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, क्योंकि आर थेवेनिन्स ऐसे ही आगे भी कैलकुलेट होती हैं, वो बताऊंगा कैसे। अभी हम इसका सर्किट ड्रा करते हैं बच्चों। मतलब कि ISC मतलब कि आपको पता है नॉर्टन्स थ्योरम के थ्रू अब मुझे इसे सॉल्व करना है, क्योंकि उसने बोला भाई दोनों के थ्रू आपने करना है। तो नॉर्टन्स थ्योरम के लिए सॉल्व करने के लिए मेरे पास यहाँ पे शायद आगे जगह अवेल हो, या मैं ढूंढ लेता हूँ जहाँ पे मुझे जगह मिल जाए, वहाँ पे मैं इसको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों अभी मैं दूसरे रजिस्टर का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी रजिस्टर अवेलेबल होते हैं। हाँ, ये आपका काम कर करके मुझे रजिस्टर ज़्यादा पास रखने पड़ते हैं, तो वो भी मैं यही करूँगा। देखो नॉर्टन्स थ्योरम ये कहता था, नॉर्टन थ्योरम इस तरह से, यानी कि थेवेनिन्स की तरह उसके पास इतनी आज़ादी नहीं थी कि वो ये कर सके कि कहीं पे भी कैंची का टक लगा दे। वो कहता था डायरेक्ट हमें वहाँ पे कैंची लगानी होती है, वहाँ पे कट ऑफ करना होता है जहाँ पे हमारी आउटपुट अवेलेबल हो। तो ये हमारी आउटपुट है ना, इसको हमने कट कर देना यहाँ से, ठीक है। एज इट एज वैसे थेवेनिन्स का ही असूल बन रहा है, क्योंकि थेवेनिन्स भी एज इट एज यहीं से ही एक लिहाज से कट लगा रहा था, सिर्फ इसी को कट कर रहा था सर्किट में से। हमने इसको कट करके शॉर्ट वायर से रिप्लेस करना और उसमें ISC फ्लो करवा देनी है। तो मैं ये सर्किट ड्रा करके आपको दिखाने लगा हूं। इस रजिस्टर पे देखें, काफ़ी ईजी आपको लगेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। ये आपके सामने ड्रा करने लगा हूं। तो मुझे सामने इसकी शेप चाहिए, मैं इसको रजिस्टर को उठा लेता हूँ, ये नीचे वाले को। तो देखो बच्चों ये आपके सामने ड्रा हो रहा है, गौर करना। ये थोड़ी सी जगह अवेलेबल है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाना। देखो ज़रा, ये इस तरह से मेरे पास सर्किट आ जाएगा जब मैंने उसको कट ऑफ किया होगा। ±6 वोल्ट शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सेंटर में 2 किलो ओम का एक रेजिस्टर था, और ये आगे 4 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ था। यहाँ पे 2 मिली एम्पेयर था। ये सारा बच्चों वही VOC वाला सर्किट है, बस एक चेंज इसमें आना है।
ये देखिए ये 2 किलो हम आ गया, ठीक है। कट जहाँ पे कट आगे हमने कट लगाया हुआ है, तो उसकी जगह हमने क्या करना है, शार्ट वायर लगा देनी है। मैंने आपको बोला शार्ट वायर का मतलब होता है डायरेक्ट ऐसे कनेक्ट करवा देना, और उसमें ISC को फ्लो करवाना। ISC की डायरेक्शन डाउनवर्ड रखनी है, ये कहना था नॉर्टन का। तो ये नॉर्टन थ्योरम अप्लाई हो गया। देखिए वही काम किया मैंने जो VOC के केस में था, बस VOC के केस में ये ओपन था और उसके केस में शार्ट हो गया, ठीक है। बाकी देखे वहीं पे कट लगे हैं, वही सर्किट मैंने यहाँ पे ड्रा किया। तो बच्चों इसको भी आप लूप एनालिसिस की मदद से ही हल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास बस 3 करंट हो गई है, 3 लूप हो गया। I1 यहाँ पे, इसको अब आप I1 आपने आगे रखा था ना, तो आप इसको I1 प्राइम कह लो इस दफा, ठीक है। और इसको कह लो, इसमें एक करंट फ्लो करवा दो यहाँ पे I2 प्राइम के नाम से। एक यहाँ पे हमारी करंट आ जाएगी जिसका नाम पहले से ही आपको पता है ISC है, क्योंकि देखो इसकी डायरेक्शन भी ऐसे डाउनवर्ड है, मतलब क्लॉकवाइज है। तो ISC के नाम से यहाँ पे करंट फ्लो करवा दो। हमें ISC को मेनली फाइंड आउट करना है। नॉर्टन थ्योरम का कहना था कि आप करंट फाइंड आउट करके भी वो काम कर सकते हो जो थेवेनिन्स आपको वोल्टेज के थ्रू करवाता था, ठीक है। ये नॉर्टन की थ्योरी आई थी। तो लिहाजा बच्चों वही चीज़ के यहाँ पे I1 प्राइम की और 2 मिली एम्पेयर की देखो डायरेक्शन सेम है, ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी यहाँ पे अपवर्ड जाएगा, लिहाजा I1 प्राइम की वैल्यू तो वैसे ही मिल गई। I1 प्राइम इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर। अब मुझे बाकी क्या करना होगा, I2 प्राइम और ISC पे ही KVL लगाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये दोनों ही करंट्स चाहिए। मेनली तो ISC चाहिए, लेकिन इन दोनों पे KVL चल सकता है। तो लिहाजा लगाओ KVL I2 प्राइम पे पहले। अप्लाई KVL एट लूप 2, ठीक है बच्चों, ये लिख लीजिएगा क्योंकि ये लूप 2 बनेगा। करंट 2 नाम रखा ना, तो लूप 2 बनेगा। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है KVL अब क्या चीज़ है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है। 2K इंटू क्या आ जाएगा, रजिस्टर 2K में से देखें 2 करंट्स पास कर रही है। I2 जा रही है लेफ्ट साइड को, I1 जा रही है राइट साइड को। तो लिहाजा ये दोनों एक्शन रिएक्शन हो गया, लेकिन करंट्स किसको पॉजिटिव रखेंगे, जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है। तो I2 प्राइम पे लग रहा है, दैट्स वाई I2 प्राइम पॉजिटिव में आ गए, माइनस I1 प्राइम, ठीक हो गया। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, लिहाजा -6 आ गया। मजीद आगे बढ़े तो 4 किलो ओम का रजिस्टर आ गया। अब इसमें से भी 2 करंट्स पास कर रही है। देखें I2 प्राइम ऐसे नीचे को जा रही है, ISC ऐसे ऊपर जा रही है, यानी ये भी एक्शन और रिएक्शन वाली कहानी है। तो लिहाजा इसमें हम क्या करेंगे, I2 प्राइम को ही पॉजिटिव रखेंगे, क्योंकि लूप 2 की करंट के ऊपर KVL लग रहा है। और ISC माइनस में आ गई, माइनस ISC इज इक्वल टू 0, क्योंकि बच्चों चक्कर मुकम्मल हो गया। देखें हम वहीं पे वापस आगे जहां से चलना स्टार्ट किया हुआ था। तो इसके बाद देखें बच्चों, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। I1 की वैल्यू आपको पहले ही पता है 2 मिली एम्पेयर है, तो लिहाजा वो उसको तो छोड़ दो, पहले I2 वाले वेरिएबल इकट्ठे करो। देखो 2K I2 प्लस 4K I2, ये बन जाएगा 6K I2 प्राइम, ठीक है। 6K I2 प्राइम, उसके बाद ISC वाले लिख लो। देखो -4K ISC आता, ताकि हम इसको वही कैलकुलेटर वाला सीन लगा सके यहाँ पे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को, 4K ISC आ गया। उसके बाद देखो बच्चों, अब हमने कांस्टेंट ढूंढना। देखो I1 प्राइम की वैल्यू है 2 मिली, तो ये आ जाएगा -2 मिली। जब यहाँ पे मैं पुट करूंगा -2 मिली, जब 2K से ज़रब होगा तो क्या आ जाएगा -4, यानी कि इस तरह से आएगा ना। देखो 2K -2K I1 प्राइम ऐसे आया होगा। तो जब इसमें वैल्यू पुट करूंगा -2K इंटू 2 मिली, यानी कि उसकी वैल्यू जो है I1 प्राइम की वैल्यू, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4, क्योंकि किलो और मिली कैंसिल और 2 बार 4 हो गया, ठीक है। -4 और ये -6 कितना बन जाएगा, -10। -10 दूसरी जानिब जाके क्या हो गया, +10। तो ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1, ठीक है। मैंने 1-2 स्टेप जो है ना वैसे ही आपको करके दिखा दिया, ऐसे लंबा चौड़ा हो जाता काम। तो ये हो गया। अब लूप 3 के ऊपर KCL लगाओ, ये लूप 3 है आपका। अप्लाई KVL, KCL क्या है, क्यों KVL अप्लाई KVL एट लूप 3 ऊपर लिख लीजिएगा। यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले 2 किलो ओम का रजिस्टर आता है, तो 2K में से 2 करंट्स पास कर रही है। I1 नीचे को जा रही है, ISC ऊपर को जा रही है। एक्शन और रिएक्शन वाली कहानी है, तो लिहाजा वही काम हमने लूप 3 की करंट को आप पॉजिटिव रखना है, क्योंकि लूप 3 के ऊपर KVL लग रहा है। दैट्स वाई I1 प्राइम इसमें से माइनस हो गई, ठीक है। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 4 किलो ओम का रजिस्टर आता है, इसमें से भी 2 करंट्स पास कर रही है। ISC ऊपर को जा रही है, I2 प्राइम नीचे को जा रही है। फिर से एक्शन रिएक्शन वाली कहानी, तो ISC ही पॉजिटिव रखेंगे। बात तो आपको समझ आ गया क्यों ये रखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर KVL लग रहा है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, आगे देखें कोई चीज़ नहीं है। तो लिहाजा देखो बच्चों, यहाँ पे भी आपने I2 प्राइम वाले वेरिएबल को पहले रखना है, ताकि हम इसको वो मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकें। I2 प्राइम का देखिए क्या बनता है, -4 के I2 प्राइम आता है सिर्फ, तो -4 के I2 प्राइम मैंने शुरू में लिख लिया, ठीक है। अब ISC वाला लिखो, क्योंकि इक्वेशन में देखें वहाँ पे ISC है बाद में। तो 2K ISC प्लस 4K ISC, ये बन जाएगा 6K ISC।
ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें आई वन प्राइम यानी कि कांस्टेंट क्या निकलता है इनमें से, सिर्फ आई वन प्राइम ही रह गया पीछे। तो देखो -2 के आई वन प्राइम आया, -2 के आई वन प्राइम आगे भी मैंने ये करके दिखाया। -2 के आई वन प्राइम किसके इक्वल था, -4 के। तो ये इधर -4 आया इस साइड पे, दूसरी जानिब जाके क्या हो गया, दूसरी जानिब जाके राइट हैंड साइड पे +4 हो गया। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन 2। इसको हम लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इनके सिर्फ जो कांस्टेंट होते हैं साथ वो पहले ऐसे लिख लेते हैं रो वाइज। इस ये फिर इक्वेशन 2 के लिखेंगे, -4 के, 6 के, फिर इनके वेरिएबल कॉलम वाइज। बच्चों इनकी अरेंजमेंट सेम होनी चाहिए, मतलब कि पहली इक्वेशन में अगर I2 प्राइम पहले है तो इसमें भी I2 प्राइम पहले होना चाहिए, ये चीज़ याद रखना। फिर है ISC, ठीक है। फिर इज इक्वल टू वाली साइड पे ये वाले नंबर कांस्टेंट 10 और 4। अब मैं इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आपको डायरेक्ट आंसर ही बताऊंगा। आपने क्या करना बच्चों, जिन्होंने इस चीज़ को समझना है ये कैसे कैलकुलेटर पे सॉल्व होती है, वो जाके एग्जांपल 3.1 और 3.11 एक दफ़ा समझ लीजिएगा। मैंने उनमें ये तरीका बताया होगा कैसे ये सॉल्व आउट होती है कैलकुलेटर की मदद से, ठीक है। तो मैं बार बार नहीं समझा पाऊंगा, नहीं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। तो देखें बच्चों, मुझे वैल्यूज़ दे दी हैं कैलकुलेटर ने। इसकी आई है 3.8 मिली एम्पेयर, ठीक है जी। और इस करंट की वैल्यू आई है 3.2 मिली एम्पेयर। तो ये काफ़ी इजी मेथड है कैलकुलेटर पे सॉल्व करना। बस कैलकुलेटर पे आपको ये 6000 लिखना पड़ेगा -4000, फिर आपको ये मिली में मिलेगा। अदरवाइज आपको पता क्या करना पड़ेगा, इसको बस 6 -4 6 पुट कर दीजिएगा, किलो ना साथ में ना लिखिएगा, क्योंकि इतना तो आप जानते हो रजिस्टर और करंट का क्या आप इसमें रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। अगर करंट जितने गुना बड़ी होगी उतने गुना रेजिस्टेंस से छोटी होगी, अगर जितने गुना रेजिस्टेंस बड़ी होगी उतने गुना करंट छोटी होगी। तो अगर रेजिस्टर आपका किलो में है, 1000 में है, तो करंट आपकी 10⁻³ में होगी। तो ये मिली हमें साथ में खुद लगाना पड़ता। मैंने सिर्फ वो नंबर पुट किए थे तो देखें मुझे इस तरह से मिल रहा था 3.8 3.2 इस तरह से मिल रहा था। मैंने मिली साथ में खुद लगाया क्योंकि मुझे पता है करंट ने मिली में ही आना है, ठीक है। तो ISC आपको मिल गई है ना। अब मैं आपको बताता हूँ आर थेवेनिन्स क्यों उतनी आनी है, क्योंकि इसमें भी बच्चों हमने यही करना है, क्योंकि जो आर थेवेनिन्स निकालने का तरीका था ना, वो नॉर्टन्स ने थेवेनिन्स का ही कॉपी किया था। नॉर्टन्स ने कहा था कि भाई जो तरीका है ना थेवेनिन्स का, आर थेवेनिन्स निकालने का, यानी कि पीछे की टोटल रेजिस्टेंस निकालने का, वो बिल्कुल करेक्ट है, मैं उसी को फॉलो करता हूँ। तो लिहाजा उसने उसी को फॉलो करते हुए रेजिस्टेंस निकालने का तरीका बताया था। तो जब मैं बच्चों इसके लिए करूँगा ना, ड्रा करूँगा, तो मुझे यहाँ पे भी वही काम करना है। जहाँ पे ISC की वायर लगी हुई है ना, उसको ओपन पोल से रिप्लेस करके आर थेवेनिन्स मेंशन कर दिया है। करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज को ऑफ कर देना, मतलब कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएंगे, करंट सोर्सेज ओपन हो जाएंगे। तो यही शेप आपको फिर से देखने को मिलेगी और इसी तरह से मैं आपको रेजिस्टेंस निकाल के दिखाऊंगा। तो ये काम मुझे दोबारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैंने पहले से करके रखा हुआ था। आर थेवेनिन्स मैंने आपको करके दिखाया भी है आपके सामने ही। तो आर थेवेनिन्स कितनी हमारी आई थी, वो आई थी बच्चों 10/3 किलो ओहम। तो अब हमने क्या करना है, ये जो करंट आई है इसी करंट को हमने अब अटैच करना है। ये जो रेजिस्टेंस है, बस यहाँ पे फ़र्क आता है नॉर्टन्स के। नॉर्टन्स ने एक फ़र्क यहाँ पे लाया था कि जो करंट है वो ऐसे अपवर्ड फ्लो कर रही होगी, यानी कि आपने करंट सोर्स लगाना है। ISC कितनी आई है 3.2 मिली एम्पेयर। और जो आपका रेजिस्टर है ना, हमने देखे वहाँ पे क्या किया था, सीरीज में लगाया था थेवेनिन्स में वोल्टेज सोर्स के साथ। लेकिन यहाँ पे उसने बोला नॉर्टन्स ने कि रेजिस्टर आपने पैरेलल में लगाना करंट सोर्स के साथ जो आपको आया होगा, ठीक है। तो ये हमने पैरेलल में लगा दिया। देखो इनका अपर और लोअर टर्मिनल कॉमन हो गया, आर थेवेनिन्स का और इसका 10/3 किलो ओम। और उसके बाद जो सर्किट आपने आगे से कट किया था उसको जोड़ देना। वो सर्किट हमने कितना कट किया था बच्चों, सिर्फ ये 6 किलो ओम उतारा हुआ था। तो लिहाजा इसको अटैच करवा देंगे यहाँ पे आगे, ये आ गया 6 किलो ओम। और इसके क्रॉस मुझे क्या फाइंड आउट करने हैं, V0 वोल्टेज। अब आंसर सेम आना चाहिए जो हमारा V0 का थेवेनिन्स के थ्रू आया था, फिर ही हमने सही किया होगा क्वेश्चन। तो V0 वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए बच्चों हमें ये पता होना चाहिए इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो कर रहा है। लेट्स से हम कह लेते हैं इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसका नाम I4 है, ठीक है। आगे हमने कई करंट्स के नाम रखे हुए, I4 मैंने एक करंट ले ली। तो मैं करंट डिवीजन रूल की मदद से ये I4 कैलकुलेट कर नहीं सकता, तो लिहाजा करंट डिवीजन रूल लगाओ और I4 कैलकुलेट कर लो। तो बच्चों करंट डिवीजन रूल ये कहता है कि जिस वायर के क्रॉस आप करंट फाइंड आउट करना चाह रहे हो उसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस आपने ऊपर रखनी है। ये करंट डिवीजन रूल का कहना था, ठीक है। तो इस वायर के पैरेलल में कौन सी वायर लगी हुई है, क्योंकि हम 6 किलो ओम के क्रॉस वाली वायर के क्रॉस करंट फाइंड आउट कर रहे हैं, इसके पैरेलल में कौन सी वायर है, ये वाली वायर, क्योंकि इनका अपर टर्मिनल यहाँ पे इस वायर के साथ कॉमन हो रहा है और लोअर टर्मिनल यहाँ से कॉमन हो रहा है। तो ये दोनों वायर्स आपस में पैरेलल में है, लिहाजा इसकी पैरेलल वायर की रेजिस्टेंस ऊपर रखनी है इस रेजिस्टेंस की। तो लिहाजा वो 10/3 है, तो 10/3 हमने ऊपर रख दिया।
10/3 के, और बटे में रखनी है टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी अपनी वायर की प्लस पैरेलल वायर की, मल्टीप्लाई करवाना है सप्लाइड करंट से, यानी जो आके दो हिस्सों में तकसीम हुई है। देखें ISC है ना, जो इस नोड पे आके दो हिस्सों में तकसीम होती है, लिहाजा इससे मल्टीप्लाई करवाना है 3.2 मिली। तो बच्चों इसको कैलकुलेटर पे करते हैं, किलो किलो से कट गया होगा और मिली में ही करंट आएगी। तो मैं इसको कैलकुलेटर पे हल करके आपको बता दूं कितनी करंट आती है। तो बच्चों ये करंट हमारे पास आ गई है 8/7 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। अब अगर हम वी नॉट वोल्टेज कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे करेंगे? वी नॉट इज इक्वल टू, आपको पता है ओहम्स लॉ लगेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस है 6K और करंट क्या है I4। तो I4 पॉजिटिव में लिखी जाएगी क्योंकि इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करिए, लिहाजा 6K I4, या जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 6K इंटू 8/7 मिली, तो देखो बच्चों किलो और मिली आपस में कैंसिल हो गए और 6 8 बार होता है 48, तो ये आ गया 48/7 वोल्ट। तो यही वोल्टेज आपके VOC के थ्रू आए थे, यानी कि थेवेनिन्स थ्योरम के क्रॉस देखें ये, तो लिहाजा आपका बिल्कुल करेक्ट हुआ क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आपने भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना थेवेनिन्स आसान था या ये आसान था। मुझे वैसे ज़्यादा आसान पता है कौन सा लगता है, थेवेनिन्स, लेकिन आप अपनी राय दीजिएगा आपको कौन सा तरीका आसान लगा इनमें।